अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इस्माइल खान। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क में एक खास पहचान रखने वाले, मायनाज फन से ड्राइविंग के जहान में अपनी बेमिसाल महारत का सबूत देने वाले, जालिम कोच के बेरहम ड्राइवर उस्ताद पाटे खान अल मारूफ हवाई जहाज, जिनका फन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रिक्शे को घमंडगीरी में डालते हुए, राहगीरों को खौफजदा करते हुए उनसे गालियों के तोहफे वसूल करना तो इनके बाएं हाथ का ओ खेल भाई, है। सब्र करो, रुको जरा, सांस तो लो मियाँ। जब ठीक तरह से किसी मालूमात का पता नहीं है तो तारुफ काहे कराते हो? हम पे डाल दो, हम खुद ही बयान किए देते हैं। जी जी, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। खुद ही अपने बारे में कुछ फरमाइए। अबे बाकी सब तो ठीक है, मगर ये जो राहगीरों को खौफजदा करने को आप हमारे बाएं हाथ का खेल करार दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है जनाब? ये करतब तो हर दूसरा रिक्शे वाला दिखा रहा होता है, गलत कैसे? देखें ये बात ठीक है कि स्टार्ट रिक्शे के पास से अवाम बड़ी एहतियात से गुजरती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि किसी रिक्शे को साइड मारने की कोशिश करते हुए बाल बाल बचाना हमारी बाईं हाथ का खेल है। बाईं हाथ का तो दूर, ये दाईं हाथ का खेल भी नहीं है मियाँ, ये दोनों हाथों का खेल है। बाएं हाथ का खेल होता तो हमारी रूह अभी आलम बरज़ख में घुमन घेरिया लगा रही होती। लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आपसे गुफ्तगू करना हमारे लिए एक तालीमी काम रहेगा। बातों ही बातों में बड़े बड़े सबक सिखाते जा रहे हैं आप। इसलिए तो लोग हमको अक्सर कहते हैं कि मियाँ तुम बड़े उस्ताद हो। चलिए अब हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है? पहला सवाल ही आपका गलत है। ये सवाल तो हम हर किसी से पूछते हैं, आज तक तो किसी ने गलत नहीं कहा। आपके नजदीक ये गलत कैसे हो सकता है? अबे मेरे नज़दीक ये सवाल इसलिए गलत है कि इसका जवाब आपको मालूम है। जिस सवाल का जवाब आपको पहले से ही मालूम हो, उसका पूछना क्या बनता है फिर? मुझे कैसे मालूम हो सकता है? अगर मालूम होता तो मैं आपसे ये हरगिज ना पूछता। यार सीधा सा जवाब है, और तुम्हें मालूम भी है कि मेरा ताल्लुक मेरे वालिद के खानदान से है। ओहो, मेरा मतलब आपके वालिदैन का ताल्लुक किस खानदान से है? अब आए ना सड़क पर। सड़क पर? शायद आप कहना चाहते हैं कि अब आए ना पटरी पर। अबे हम अपने कोलो फाल में खुद मुख्तार हैं। जब हमारा काम सड़क पर ही चलता है तो हम अपनी गुफ्तगू में पटरी का नाम क्यों लें? रिक्शा सड़क पर चलता है, पटरी पर नहीं चलता। इसलिए जो भी हमारी लाइन पर आएगा उसे पटरी पर नहीं बल्कि सड़क पर ही आना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं, आप पैदा कब हुए? ये मुझे खुद ही याद नहीं है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मैं खुद छोटा सा था। ये क्या मजाक है? आप सीधा जवाब दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब मैंने आंख खोली मेरे खानदान वालों की आंखें बंद थी। क्या मतलब? मतलब मैंने ऐसे घराने में आंख खोली जिसने खुद अभी तक आंख नहीं थी खोली। नशे की ज्यादती की वजह से सबकी आंखें आज ही बंद रहती थी। अच्छा ये बताएं कि रिक्शा चलाकर कमाने का मजा अपने शहर में है या फिर शहर से बाहर ज्यादा कमाई होती है? मैंने सुना है जो रिक्शा ड्राइवर बाहर के शहरों में रिक्शा चलाते हैं वो 5-5 साल तक घर में नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाहर और अपने शहर में कमाई एक जैसी ही है। बाहर जाने वाले 5 साल तो क्या, 2 साल भी नहीं लगाते। मेरे वालिद साहब उस्ताद फराटे खान सारी जिंदगी बाहर के शहरों में रिक्शा चलाया। हालांकि हम 6 बहन भाई हैं और किसी की भी उम्र में 1 साल से ज्यादा का फर्क नहीं है। अच्छा चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आजकल रिक्शे का किराया क्या चल रहा है? किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं या फी सवारी मुकर्रर? अरे भाई, वजन के हिसाब से किराया वसूल करना फायदे में रहता है। इसका क्या फायदा होगा? अभी हिसाब तो फी सवारी 20 रुपए का है, मगर हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि 20 रुपए फी मन किराया किया जाए। ओ भाई, आप कोई वजनी या बारबरदारी का सामान नहीं उठा रहे, फीमन के हिसाब से किराया लेंगे? जीते जागते इंसानों को उठाना है आपने। ओ मियाँ खुदा खुदा करो, बेशक हमारे हकूक के लिए आवाज़ बुलंद ना करो, मगर हमारे मुतालबा तस्लीम तो करो। हम अपने इस मुतालबे में हक बजानिब हैं। अच्छा तो आपको मालूम कैसे होगा कि सवारी 2 मन की है, अब किराया डबल लेना है? हमने तमाम लाहे अमल तैयार कर रखा है।
बाहिमी मुशावरत से ये बात तय हो चुकी है कि जिस सवारी का वजन हमको कुछ ज्यादा लगेगा हम उसे पिछली सीट पर बैठने का कहेंगे। जैसे ही सवारी पिछली तरफ से कदम रखेगी, अगर वजन 2 मन या 2 मन से ज्यादा हुआ तो पीछे से रिक्शा खड़ा हो जाएगा। अगर रिक्शा खड़ा ना हुआ तो किराया 20 रुपए ही होगा। ओ आई सी, काफी तेज हैं आप। अच्छा, आप शुरू से ही रिक्शा चलाने का शौक रखते हैं या बचपन में आपके ख्वाब कुछ और थे? मतलब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? अरे क्या सवाल पूछ लिया जालिम। बचपन के ख्वाब तो कुछ और ही थे। मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता था, मगर इसके लिए मेडिकल की तालीम शर्त रही। मगर जबकि मैं तो अंडर मैट्रिक पास भी नहीं था। क्या ये दलील फिर आपके काम आई कि नहीं? यहाँ मेरी ये दलील भी नाकाम रही। मगर आप जानवरों का डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? यार मैं जानवरों का इलाज करना चाहता था। वो इंसानों की तरह पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। इनका इलाज मैं जैसे मर्जी करूं, मेरी मर्जी। बस जब कहीं कुछ ना बना तो ये हादसा हुआ। हादसा हुआ? मतलब? आप पढ़े लिखे तो हो यार, इतना पता तो है कि जो काम मजबूरन करना पड़े, अचानक हो जाए, उसे हादसा कहते हैं। हवाई जहाज मेरा हादसाती नाम है भाई। अच्छा, तो ये हादसा कब हुआ? दिल की नगरी अचानक उजड़ सी गई, हादसा हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते। बस इतना ही याद है। जब मुझे रिक्शा चलाने का कहा गया, उस वक्त मैंने साइकिल चलाना तक भी नहीं सीखा था। बस जी मैंने अल्लाह का नाम लिया और रिक्शे ने मुझे स्टार्ट कर दिया। आपने रिक्शा स्टार्ट किया या रिक्शे ने आपको स्टार्ट किया? अबे मुझे रिक्शे ने स्टार्ट किया भाई। उस वक्त से आज तक मैं स्टार्ट हूँ। सारी बात है भाई, अगर मैं स्टार्ट ना होता तो मेरा नाम हवाई जहाज कैसे पड़ता। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ। आपको स्टार्ट रखने में इस चीज के अलावा भी कोई चीज है? कश, लंबे लंबे कश। जो हवाओं में नहीं उड़ता, हवाई जहाज कैसे हो सकता है। और हवाओं में उड़ने के लिए कश लेना लाजमी होता है। अच्छा, तो ये बताएं, आजकल रिक्शा और डेक में ऊंची आवाज का म्यूजिक लाजिम व मलजूम है, क्या ये बस कोई शौक है या इसकी कोई खास वजह है? मैं बगैर डेक के रिक्शा पर सवारी बहुत कम बैठती है। बात दरअसल ये है कि रिक्शा और डेक लाजिम व मलजूम नहीं है, बल्कि सवारी और डेक लाजिम व मलजूम हो चुके हैं। लोगों के ख्याल में ऊंची आवाज के गाने उनको सरूर देने के साथ साथ ड्राइवर को भी जोश दिलाते हैं। जोश, वो जल्दी मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता है। पिछले दिनों एक मौलाना साहब मेरे रिक्शे पर बैठे, साथ में एक बगैर डेक वाले पुराने से रिक्शे वाला खड़ा था। उसने मौलाना साहब को अपने रिक्शे पर बिठाना चाहा और उनको यूं अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। आय हाय हाय, ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की कि मौलाना साहब ये हवाई जहाज आपको गाने सुना सुना कर गुनाहों में मुब्तला कर देगा। तो फिर मौलाना साहब तो यकीनन उसी पर बैठे होंगे। कई बार उस बेचारे ने कोशिश की, मगर मौलाना साहब टच से मस न हुए। अच्छा, तो फिर मौलाना साहब ने क्या डिसाइड किया? बाद में जब बातों बातों में मैंने उनसे बगैर डेक वाले रिक्शे में ना बैठने की वजह पूछी, तो मौलाना साहब के पास एक खूबसूरत दलील तैयार रखी थी। फरमाने लगे, तो फिर क्या कहने लगे मौलाना साहब? अब देख भाई, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, हम ये तो नहीं कर सकते कि वो बोल रहे थे। हमारे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो फरमाने लगे। ओके, क्या फरमाने लगे फिर? फरमाने लगे, दरअसल मैं अपने सफ़र को वाइंड अप करना चाहता था, जल्दी जल्दी स्टॉप पर पहुंचना है। और गुजरे ज़माने में जब दो लश्कर आपस में लड़ने के लिए निकलते थे, जोश दिलाने और उनमें वलवला भरने के लिए ढोल बजाए जाते थे और साज गाए जाते थे, जिसका नतीजा ये निकलता कि सफ़र का पता भी ना चलता था और जोश से भरे लश्कर बर वक्त एक दूसरे से टकरा जाते थे। असल में मैं इसी ज़माने को याद कर रहा हूँ। गाने की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सफ़र का पता भी ना चले और मैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँ। वाह जी वाह, क्या ही जबरदस्त दलील थी मौलाना साहब की। अच्छा, अब आपकी इस रुमाल की तरफ आते हैं।
ये जो रुमाल आपने बांध रखा है, इसकी क्या हैसियत है? क्या ये आपकी मखसूस वर्दी का हिस्सा है या वैसे ही कोई शौकिया बांधते हैं आप? बाकियों का तो पता नहीं, मगर ये सर पर जो रुमाल है एक मजबूरी की वजह से बांधता हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? दरअसल मेरे शनाख्ती कार्ड पर शनाख्ती अलामत के खाने में लिखा ही सर पर रुमाल है, इसलिए बांधता हूँ। चले खैर। अच्छा, अपनी चंद मजीद खूबियां बयान कीजिए। आय हाय, आपका ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया और शायद ये आपका आखिरी सवाल है। खूब है वो ज़ात जिसने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी है, अपनी खूबियां बयान करनी चाहिए। वैसे भी खामियां तो सबको पता चल ही जाती हैं और सभी बताते भी खामियां ही हैं। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त बात कर दी आपने कि अपनी खूबियां तो बयान करनी चाहिए खुद ही, खामियां तो बयान करने के लिए सब लोग हैं ना। एक खूबी ही है जिससे इंसान खुद बयान कर सकता है। मेरी ज़ात से बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा ये है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वरना आप खुद समझदार हैं कि रिक्शे वाला क्या क्या नहीं कर सकता। एक खूबी ये भी है कि मैं हर किसी के साथ नहीं बैठ सकता, मगर हर कोई मेरे साथ बैठ सकता है। मेरी बाकी खूबियां अभी जाहिर नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जो खूबियां जाहिर नहीं वो मुझ में नहीं है, क्योंकि जिस तरह हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह हर सोना चमकदार नहीं होता। जाहिरी खूबियों की चमक बेशक नहीं है मुझ में, मगर सोने के मोल की बाकी खूबियां इंशाअल्लाह मुझ में कभी ना कभी जाहिर जरूर होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ये वाली खूबियां भी एक ना एक दिन जरूर जाहिर हो जाएंगी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।